नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद हर रोज एक नया मोड़ लेता है। ज्ञानवापी और मथुरा का विवाद तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इस फहरिस्त में अब रोज एक नया शहर जुड़ जाता है। कभी मंगलुरु, कभी लखनऊ, कभी आगरा, कभी अजमेर। धार्मिक स्थलों पर दावे का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कई मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, तो कुछ में सरकारी चिट्ठी पत्री हो रही है। लेकिन रोज रोज हो रहे नए नए दावों से देश के भाईचारे पर खतरा पैदा हो रहा है। इसी गंभीर मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या धार्मिक स्थलों को लेकर झूठ फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हां और नहीं में आप अपना जवाब दें। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। विवादों का एक सिरा अब अजमेर से भी जुड़ गया है। अजमेर, जी हां, वो अजमेर जिसके बारे में कहा जाता है कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। लेकिन अब उन्हीं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दरवाजे तक बिन बुलाए एक विवाद पहुंच गया। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि दरगाह दरअसल मंदिर है, क्योंकि वहां स्वास्तिक का चिन्ह है। इस पूरे मामले की पड़ताल जब एबीपी न्यूज ने की, तो जो खुलासा हुआ, जो सबूत महाराणा प्रताप सेना दिखा रही है, वो दरअसल दरगाह में मौजूद ही नहीं है। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह पर भी महाराणा प्रताप सेना ने हिंदू मंदिर होने का दावा ठोक दिया है, जबकि दूसरी तरफ दरगाह प्रशासन का दावा है कि यहाँ ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। ये दरगाह के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का होना क्या मतलब है? ये हमने कह दिया कि है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को ये जांचना है वहां पर शिव मंदिर है या कृष्ण मंदिर है या विष्णु मंदिर है। देखिए, कमल और स्वास्तिक हिंदुओं के लिए पूजनीय है, मुसलमान समुदाय के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। वहां पर दरगाह है तो दरगाह में ये सब नहीं होता मेरे हिसाब से। भाई, हम तो हमारी बात करते हैं कि ख्वाजा साहब के दरबार का जो इल्ज़ाम उन्होंने दिया है कि इस तरह का चिन्ह और इस तरह का वो वहाँ पर है, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहता हूँ कि इस तस्वीर का ख्वाजा साहब के गरीब नवाज के दरबार से, उस प्रेमिसेस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहाँ का है, ये तो एक जांच का विषय है, वो करें। मंदिर के अंदर इसी स्वास्तिक के निशान के होने का दावा कर राजवर्धन सिंह परमार ने इसकी जांच कराने की चिट्ठी केंद्र से लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल तक को लिख डाली थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा इस मामले की पड़ताल के लिए अजमेर पहुंचे। जब उन्होंने खोजबीन शुरू की तो वो पहुंचे अजमेर की मशहूर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में। इस वक्त 2.5 दिन का झोपड़ा में और आप झोपड़े की तस्वीरें हैं। हम देख सकते हैं कि जालियां हैं जिन वायरल भी हुआ था और उसी के मुताबिक माना जा रहा था कि ये फोटो दरगाह है। लेकिन इन तमाम चिन्हों को लेकर के ये बात सामने आई है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो फोटो है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा की है और कुछ इस तरीके की जो स्वास्तिक के निशान वाली जालियाँ हैं वो आज भी 2.5 दिन के झोपड़ा में देखने को मिल सकती हैं। अब ये तस्वीर देखिए जो एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने अपने कैमरे से खींची है। एक तरफ वो तस्वीर है जिसके आधार पर राजवर्धन सिंह दावा कर रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मंदिर है, और दूसरी तरफ है वो तस्वीर जो एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने 2.5 दिन के झोपड़े में खींची है। दोनों तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजवर्धन परमार 2.5 दिन के झोपड़े की तस्वीर दिखाकर जबरदस्ती का विवाद खड़ा कर रहे हैं? गरीब नवाज का दरबार 800 सालों से गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा रहा है और इस दरबार में मुसलमानों की नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू और दूसरे मज़हब के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। इस दरबार से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद राजवर्धन सिंह परमार का क्या कहना है? क्या वो अब भी अपने दावे पर टिके हैं? आइए आपको सुनवाते हैं। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये तो मैं पुष्टि करता हूँ, ये दिख रहा है। सर, मुझे इसके ऊपर ये जो फूल है ना, ये भाजपा का चिन्ह दिख रहा है।
भाजपा वाले कहेंगे ये हमारा हेडक्वार्टर था, तो क्या करेंगे? आपके संवाददाता महोदय वहां गए और उन्होंने कहा यह मस्जिद है, लेकिन मैं कहता हूं इसकी भी जांच हो, ये मंदिर है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बरसों से मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते रहे हैं। ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हिंदुओं के जाने पर कोई पाबंदी है। हम आपको अजमेर के लोगों की गवाही सुनवाते हैं जो इस दरगाह में आते जाते रहे हैं। इस विवाद पर उनका क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए। क्या है कि किसी के पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है भी इस जगह पर ये स्वास्तिक चिन्ह थे या इस जगह पर कोई चीज थी ऐसी, ठीक है। ये क्या है कि अफवाहें फैलाना है, सीधी सी बात है। इस तरह के जो लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं, उनके वजह से जो आम जो कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम है, जो पहले अपनी भाईचारे से रह रहे थे, वो आज वो भाईचारा खत्म होता जा रहा है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पूरे दुनिया से सब जने आते हैं यहाँ पर। अजमेर के हिंदू जो दरगाह में कई बार जा चुके हैं, उन्होंने ये निशान नहीं देखा। तो आपने देखा, एबीपी न्यूज पर सबूत देखने के बाद भी महाराणा प्रताप सेना अपने दावे पर अड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं कि जहां ये स्वास्तिक का निशान मिला है, उस 2.5 दिन के झोपड़े का इतिहास आखिर क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जो इस शहर के आकर्षण का केंद्र है। इस मस्जिद का इतिहास 800 साल पुराना है। 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। यहां पर पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसे तोड़कर इसका निर्माण किया गया। आपको बता दें कि मस्जिद के बाहर जो शिलालेख लगा है, उसमें विद्यालय और मंदिर तोड़ने का जिक्र है। मस्जिद में लगे 70 स्तंभ ध्वस्त किए गए मंदिरों के हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया। 90 के दशक में इस परिसर से कई मूर्तियां मिली थी जिन्हें संरक्षित किया गया है। यानी जिस स्वास्तिक के निशान को महाराणा प्रताप सेना दिखा रही है, उसका सच यह है कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद के अंदर है और इस ऐतिहासिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है। अहम बात यह कि जिस अजमेर की दरगाह की जांच की मांग की जा रही है, उस दरगाह में जाने आने में कोई रोक टोक नहीं है। वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु जाते हैं और सैकड़ों सालों के इतिहास में किसी ने भी स्वास्तिक का निशान देखने का दावा नहीं किया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हिंदुस्तान में आस्था का बड़ा केंद्र है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पूरी दुनिया से हर साल आते हैं। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आपको बता दें, यह दरगाह दरअसल 13वीं शताब्दी में बनाई गई। इस दरगाह का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था। इसके बाद दरगाह के अंदर अकबर और शाहजहां ने मस्जिद का निर्माण करवाया। हर रोज यहां 20 से 22 हजार श्रद्धालु आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु शामिल हैं। उर्स के दौरान यह संख्या बढ़कर 5 लाख तक हो जाती है। दरगाह में किसी धर्म के लोगों पर पाबंदी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके का विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है? क्या इसे नफरत फैलाने की कोशिश न माना जाए? इसकी शुरुआत ज्ञानवापी मामले से हुई और अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन भी इसके जरिए मुसलमानों को भड़काने का खेल रच रहे हैं। आप देखिए संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। पीएफआई की एक और जहरीली साजिश। ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് मंदिर मस्जिद विवाद में मुस्लिमों को उकसाने की नई चाल। जानते हैं कि इंडिया में हजारों ऐसे मस्जिद के पीछे लोग पड़े हुए, तो ये बेवकूफी से हमें बचना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी पीएफआई ने उठाए सवाल। दिल्ली से लेकर राजस्थान के करौली और यूपी के हाथरस से लेकर कर्नाटक के हिजाब कांड तक जिस संगठन पर हिंसा और दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं, अब उसी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है।
नफरत का ये पर्चा पीएफआई ने जारी किया है, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ तो जहर उगला ही गया है, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़काने की साजिश की बू भी आ रही है। सोशल मीडिया पर पीएफआई नेताओं की तरफ से वीडियो प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ പറയട്ടെ, ഇല്ല, ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബാബറി മസ്ജിദ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട എന്ത് പിന്തുണയാണോ അതിന് മുമ്പിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നയിക്കുവാൻ, ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്. हिंसा और दंगों के लिए पीएफआई पहले ही बदनाम है और अब मंदिर मस्जिद विवाद को पीएफआई जिस तरीके से हवा दे रहा है, इस साजिश की बुनियाद केरल के पुथन थानी में रखी गई, जहां 23 और 24 मई को पीएफआई कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें मुस्लिम समुदाय से अपील की गई कि देश भर में जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है वो उसका विरोध करें। काशी से लेकर मथुरा तक जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद हुआ है, दोनों पक्षों ने अदालत पर भरोसा जताया है और हर बार यही कहा कि जो भी अदालत तय करेगी वही माना जाएगा। लेकिन पीएफआई अदालतों को भी नसीहत दे रहा है। पीएफआई की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध निराशाजनक है। अदालतों को मंदिर मस्जिद विवाद की याचिकाएं मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। अदालतों ने मंदिर के दावों को सबूतों के आधार पर नहीं परखा, इसीलिए विवाद बढ़ रहा है। लेकिन सच यह है कि विवाद को हवा पीएफआई की तरफ से दी जा रही है और बाबरी मस्जिद का नाम ले लेकर मुस्लिमों की भावनाओं को कुरेदा जा रहा है। चंद लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था, मस्जिद दे दो, अमन के लिए मस्जिद की जमीन दे दो, तोहफे में दे दो। उन बेवकूफों को समझना चाहिए, मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके हक दिए गए हैं, यानी अपने धर्म को आजादी पर चलने का उन्हें जो हक है, उस हक पर वो चल सकते हैं, नहीं वो मामला था। लेकिन चंद बेवकूफ कह रहे थे अमन के लिए गिफ्ट कर दो, अमन के लिए गिफ्ट कर दो। अब वो लोग कहाँ हैं? हम पहले से कह रहे थे, अब वो लोग खामोश हो गए, छुप गए हैं, क्योंकि अब ज्ञानव्यापी के बारे में आ रहा है, मथुरा के बारे में पिटीशन लगाया गया और जानते हैं कि इंडिया में हजारों ऐसे मस्जिद के पीछे वो लोग पड़े हुए। तो ये बेवकूफी से हमें बचना है। ये बोल अब राजनीतिक बवाल में बदलने लगे। मुद्दे पर बीजेपी खुलकर बोल रही है, लेकिन कांग्रेस खामोश है। कोई भी संगठन हो या व्यक्ति हो, उन्हें किसी भी इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिसमें देश में या समाज का सौहार्द बिगड़े। विवाद को निपटाने का जरिए दो होते हैं, या तो संवाद से हो या अदालत से हो। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका होता नहीं है। रही बात आपने जो पीएफआई की बोली, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। 23 मई को ही पीएफआई ने केरल में एक रैली की थी, जिसमें दूसरे धर्मों के खिलाफ विवादित नारे लगाए थे और अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर पीएफआई एक्टिव हो गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने पीएफआई पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। पीएफआई ने कहा है कि मंदिर मस्जिद विवाद नहीं रुका तो ये देश में सांप्रदायिक दुश्मनी और अविश्वास का कारण बनेगा। इसलिए जरूरी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाए। अब पीएफआई की एक कोर्ट को धमकी है या फिर नसीहत, आप खुद समझ लीजिए। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। संविधान की दुहाई और कोर्ट को नसीहत देने वाला ये वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन है, जिसे केरल हाईकोर्ट ने 2020 में चरमपंथी संगठन बताया था। हाल की घटनाओं को ही देखें तो विवादों से इसका नाम जुड़ा रहा है। पीएफआई ने इसी साल 21 मई को केरल के कार्यक्रम में भड़काऊ नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में साजिश का आरोप भी संगठन पर लगा था। 10 अप्रैल को एमपी के खरगोन, 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली दंगे में भी पीएफआई आरोपों के घेरे में है, जबकि मार्च 2022 में कर्नाटक में हिजाब पर हंगामे के पीछे भी इसी संगठन के होने के आरोप लगे हैं। इन सब के अलावा सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस में लोगों को भड़काने का आरोप, फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे में आरोप और अगस्त 2020 में बेंगलुरु दंगे के आरोप भी पीएफआई पर हैं। पीएफआई के साथ विवादों की लंबी लिस्ट है।
वैसे विवाद तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी जुड़े रहे हैं, जो इन दिनों ज्ञानवापी को लेकर खासे मुखर हैं। ओवैसी का मानना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते इन मामलों को खारिज हो जाना चाहिए। अब ओवैसी के दावों को मिला है एक नया चैलेंज। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। बीजेपी मुगलों कोर्ट का ऑर्डर सरासर गलत है और 91 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करता है। 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ। ज्ञानवापी विवाद पर मुसलमानों की तरफ से कोई झंडा उठाए है तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जहां जाते हैं ज्ञानवापी के विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से खारिज करते हैं। क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्यों बोला? वो इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। ओवैसी कानून के जानकार हैं, पेशे से वो वकील हैं। संविधान और कानून की धाराओं के जरिए ही वो ज्ञानवापी वाले मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब ओवैसी को चुनौती दी है जितेंद्र सिंह बिसेन ने। बिसेन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं और ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद के वो एक बैरिस्टर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं ओवैसी जनाब। वो इस एक्ट के ऊपर बहुत कूदते हैं, जैसे उनको लगता है कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 ब्रह्मा ने वरदान दे के उनको भेजा है, तुम अजर और अमर हो गए हो। और मैंने ओवैसी जी महोदय को बाकायदा लिखित लेटर भेजा था कि आप आइए, बैरिस्टर हैं तो आप न्यायालय में आए, आमना सामना हो जाए। लेकिन जनाब का भी पता नहीं, वो सोशल मीडिया पे ही बकर बकर करना जानते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर ओवैसी के बोल काफी तीखे रहे हैं। कभी वो कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। अब ओवैसी के ऐसे ही तीखे बोल को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी उन्हें बदमाश कह रहे हैं तो साध्वी प्राची उन पर संगीन आरोप लगा रही हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम हर इस तरह से अयोध्या दे दिए, इस तरह ये नहीं देंगे और अंत तक लड़ेंगे। तो वो बदमाश है, बदमाश है। ये देश के अंदर हिंदुस्तान की मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नजर रखी जाए ओवैसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। ओवैसी एक तरफ है तो दूसरी तरफ अब दूसरे मुस्लिम संगठन भी मस्जिदों पर उठ रहे विवाद को लेकर गोलबंद हो रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना मदनी ग्रुप देवबंद में 28 और 29 मई को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। इसमें देश भर से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। हमारे जो मुद्दे हैं वो सब आपके सामने कल तक सब आ जाएंगे अलग अलग तरीके से। ये हमारी मीटिंग रूटीन की मीटिंग है, हर 2 वर्षों में, हर वर्ष में होती है। पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन हुई थी। पहले ओवैसी बोले, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे में कूदा, फिर पीएफआई और अब जमीयत उलेमाए हिंद भी मुस्लिम सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। जाहिर है इस सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में ज्ञानवापी का ही मुद्दा होगा। मुस्लिम पक्ष भी अब मस्जिद की लड़ाई को अदालत से लेकर सड़क तक लड़ने की तैयारी में है। इस बीच ज्ञानवापी विवाद में सर्वे के दौरान खींची गई तस्वीरों को लेकर अब संग्राम छिड़ा है। हिंदू पक्ष ने इन तस्वीरों और वीडियो को उपलब्ध कराने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। ये वीडियो और तस्वीरें 30 मई को हिंदू पक्ष को दी जाएंगी, लेकिन इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। ज्ञानवापी विवाद में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। पहले सर्वे पर विवाद हुआ था तो अब सर्वे की फोटो और वीडियो पर विवाद है।
हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरें सौंपी जाएं, जिस पर इंतजामिया कमेटी ने ऐतराज जताया था। विवाद के बीच आज वादी और प्रतिवादी को कोर्ट की तरफ से तस्वीरें और वीडियो सौंपी जानी थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से अब 30 मई को दोनों पक्षों को सर्वे की तस्वीरें दी जाएंगी। लेकिन पेच यहाँ भी फंस गया है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट से मांग की है कि फोटो और वीडियो सार्वजनिक न किए जाएं, जिस पर हिंदू पक्ष ने लिखित आपत्ति दर्ज करा दी है। पैरा में उन्होंने लिखा है कि और अपने प्रेयर और प्रार्थना में किया है कि कॉपी इस निर्देश के साथ मिले कि सिर्फ वादी और प्रतिवादी ही पढ़ें, देखें और कोई ना देखे, अत्यंत गोपनीय रखा जाए। तो हमने कहा संभव नहीं है, इसलिए मैंने इस पर घोर आपत्ति की। आप क्या चाह रहे हो, क्या बात हुई? ऐसा न्यायालय कोई निर्देश जो संभव हो सके, वह कॉपी जो मिलेगा बट नेचुरल है, CD कैसेट लगाया जाएगा, देखा जाएगा, तब तो आपत्ति लिखी जाएगी। स्टाफ हैं, अन्य लोग हैं, देखेंगे तब तो हो पाएगा। सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी की है। जिला मजिस्ट्रेट को लिखे खत में उन्होंने सर्वे को गोपनीय रखने की वकालत की है। दलील दी है कि तस्वीरों के जरिए असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस बीच ज्ञानवापी का मुद्दा जम्मू पहुंच गया है। मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जम्मू पुलिस ने राजौरी के रहने वाले वकार भट्टी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वकार भट्टी ने हमारे सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। काशी से 700 किलोमीटर दूर मथुरा में भी मंदिर के मुद्दे में उस वक्त नया ट्विस्ट आ गया, जब मथुरा सिविल जज की अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि कृष्ण मंदिर को तोड़कर निकाली गई मूर्तियां आगरा में हैं। आगरा के लाल किले में बनी बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां दबी हैं। मांग थी कि मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों से निकालकर वापस दिलवाया जाए। हमने उसी को लेकर आज केस दाखिल किया था, उसमें ऐतिहासिक तथ्य भी दाखिल किए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने केस ये कहते हुए वापस कर दिया कि पहले प्रतिवादी गणों को, जो गवर्नमेंट को हमने पार्टी बनाया था, और 80 CPC का नोटिस दीजिए, उसके बाद आप आइए। तो केस को रिजेक्ट नहीं किया गया है, केस को वापस किया गया है। काशी से शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद पूरे देश में फैल चुका है और हर दिन इसमें नए नए विवाद और जुड़ते जा रहे हैं। दरअसल तस्वीरों और वीडियो को हिंदू पक्ष को देने को लेकर ऐतराज इसलिए भी है कि कहीं ये लीक ना हो जाएं। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों में क्या हो सकता है? क्या इसमें वही सबूत है जिनका जिक्र सर्वे की रिपोर्ट में किया गया था? क्या इन तस्वीरों में वजू खाने में मौजूद वो कथित शिवलिंग है जिससे फव्वारा होने का दावा मुस्लिम पक्ष कर रहा है? क्या इन तस्वीरों में मस्जिद के गुंबद में छिपा मंदिर का शिखर भी है? तस्वीरों और वीडियो में दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह के सबूत हैं। क्या श्रृंगार गौरी और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की भी तस्वीरें हैं? मस्जिद के तहखाने में क्या है वो भी इन तस्वीरों और वीडियो से पता चलेगा। सर्वे की तस्वीरों से बहुत से राज खुलेंगे, लेकिन तस्वीरों में क्या है ये अभी एक सस्पेंस है। शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, फिल्मों में सभी को मुश्किल से निकालने के किरदार निभाते रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आर्यन खान ऐसी मुश्किल में फंसे कि उन्हें 27 दिन जेल में बिताने पड़े। करीब 8 महीने बाद शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आर्यन को फंसाया गया? अगर फंसाया गया तो फंसाने वालों को क्या शाहरुख सजा दिलाएंगे? आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें, परेशानी खत्म हुई। आर्यन के माथे पर लगा ड्रग्स का दाग भी साफ हो गया। आर्यन खान के केस में आज शाहरुख को एक नहीं 2 अच्छी खबरें मिली। पहली खबर थी चार्जशीट में आर्यन को क्लीन चिट मिली, और दूसरी खबर ये कि आर्यन को जेल भेजने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर शिकंजा कस गया। ये पूरी खबर देखने से पहले आपको एक पिता का वो दर्द महसूस करना होगा जो शाहरुख खान ने 27 दिन तक किया था। 2 अक्टूबर 2021 की रात को सुपरस्टार शाहरुख को खबर मिली कि उनके बेटे को कोर्डेलिया क्रूज में चढ़ते वक्त ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, न ही आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था, पर आरोप लगा कि आर्यन ड्रग्स सिंडिकेट चला रहा था। यही वजह है कि दिन निकलते गए
लेकिन शाहरुख का लाडला जेल से नहीं निकला, उसे आर्थर रोड जेल में दिन बिताने पड़े। करीब 19 दिन बाद यानी कि 21 अक्टूबर को शाहरुख खान आर्थर रोड जेल में बंद अपने बेटे से मिलने गए थे। दोनों के बीच करीब 18 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिस वक्त शाहरुख और आर्यन काफ़ी इमोशनल हुए थे। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की थी और उनके बीच शीशे की दीवार और ग्रिल थी। इसी वक्त शाहरुख ने आर्यन को हिम्मत दी थी। 25 अक्टूबर को शाहरुख और गौरी आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे और इसके करीब 5 दिन बाद आर्यन की रिहाई हुई। जब आर्यन अपने घर मन्नत पहुंचा तब इस जश्न में शाहरुख की खुशी भी मिली हुई थी। मामले के करीब 8 महीने बाद आर्यन को मिल गई क्लीन चिट। एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की उसमें सबूत न मिलने की बात कही है। एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था, उसमें कुछ कमियां थीं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। इस ड्रग्स केस में एनसीबी ने कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 14 के खिलाफ सबूत मिले, लेकिन आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। यही वजह है अब जांच की तलवार जांच अधिकारी रहे समीर वानखेड़े के खिलाफ मुड़ गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने अपनी जांच में जिन अहम बिंदुओं को शामिल किया था, जब उन सभी में आर्यन खान दोषी नहीं पाया गया तो एसआईटी ने अपने आरोप पत्र से आर्यन खान को क्लीन चिट देने का फैसला किया। लेकिन इसके साथ ही एसआईटी ने अपनी जांच में आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी कर दी। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त से आरोप लग रहे थे कि सुपरस्टार शाहरुख के बेटे को फंसाया गया। मामले में पंच केपी गोसावी और मनीष भानुशाली विवादों में आए थे, जिसके बाद एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। इसीलिए 6 नवंबर 2021 को यह केस वानखेड़े से लेकर एसआईटी को सौंप दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ने कई टेक्निकल गलतियां की। केंद्र सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीर मानते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार आर्यन ड्रग्स मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई के तहत सबसे पहले उन्हें संवेदनशील पोस्टिंग से हटाया जाएगा। उसके बाद उनका विजिलेंस विभाग उन्हें चार्जशीट देगा और उनसे सवाल जवाब करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान यदि समीर वानखेड़े अपने विजिलेंस विभाग को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है, जिसके तहत उनकी सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर उन्हें बर्खास्तगी तक की सिफारिश हो सकती है। सरकार तो एक्शन लेगी, लेकिन क्या शाहरुख कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, अगर वो चाहे तो वो डिफेमेशन का केस पुटअप कर सकते हैं, वो चाहे तो सस्पेंशन मांग सकते हैं काफ़ी लोगों की, वो चाहे तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठा सकते हैं अगर पर्सनली कंप्लेंट एप्लीकेशन पुटअप करे तो। शाहरुख ने पूरे मामले में चुप्पी बनाए रखी, न जेल में मिलते समय कुछ बोले न बाद में। जब मामला गर्म था तो वो शूटिंग के लिए विदेश पहुंच गए, लेकिन उन्होंने आर्यन के लिए सबसे महंगे वकील लगाए, हर कोशिश की, और अब तो शाहरुख की मेहनत रंग लाई और उनके लाडले से ड्रग्स का दाग हट गया। आर्यन खान ने करीब 1 महीने जेल में गुजारे। ऐसे में चार्जशीट में उनके नाम का होना कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह है, क्या आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया? सबूत न होने पर भी उनके लिंक ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए क्यों बताए गए? तीसरा सवाल यह है, क्या आर्यन को वसूली के लिए पकड़ा गया? इस मामले की जांच समीर वानखेड़े कर रहे थे। ऐसे में यह सवाल है कि क्या समीर वानखेड़े पर कार्रवाई होगी? और एनसीबी चार्जशीट में ना होने का अब तक जो तर्क दे रही है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, तो सवाल यह भी कि जब ड्रग्स नहीं मिला तो 1 महीने तक आर्यन जेल में क्यों रहा? और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सभी पुरानी और विवादित मस्जिदों के एएसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां, 2 वकीलों शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा की याचिका है। ये कहा यह गया है कि कोर्ट सर्वे का निर्देश दे, पुरानी मस्जिदों में फिलहाल वजू तालाब का इस्तेमाल भी रोके। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जो प्रमुख मांग इसमें देश की सभी पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है याचिका।
बाबा? कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।